आज के आपके करंट अफेयर्स 31 मार्च 2022 के सबसे पहला प्रोजेक्ट है, पहला करंट अफेयर है प्रोजेक्ट नेत्रा। प्रोजेक्ट नेत्रा या नेत्रा का फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ये नेत्रा का फुल फॉर्म है। सो बेसिकली ये प्रोजेक्ट है किस चीज के लिए और हम इसके थ्रू करना क्या चाहते हैं। सी आपके जितने भी हम सैटेलाइट लॉन्चेस करते हैं ना, इन सबको एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है। रिस्क किस चीज का है कि देखो अर्थ के चारों ओर हो क्या गया है। हमने इतने सालों से जितनी सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, सैटेलाइट्स का कोई ना कोई टाइम पीरियड होता है कि ये 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, जो भी रैंडमली हमने पीरियड फिक्स किए हैं कि बस इतनी इनकी बैटरी लाइफ है, उसके बाद ही खत्म हो जाएगी। अब जो सैटेलाइट डेड हो चुकी हैं वो क्या है, देखो वो रोटेट तो अर्थ के चारों रेवोल्यूशन तो सॉरी अर्थ के चारों अभी भी कर रही हैं, और जब वो रेवोल्यूशन कर रही हैं और हमारे अब कंट्रोल में तो रही नहीं है क्योंकि बंद हो चुकी हैं, वो क्या करती हैं, जो बंद सैटेलाइट्स हैं आपस में टकरा टकरा के ना उनके बहुत सारे टुकड़े हो चुके हैं, जिसके कारण अर्थ के चारों ओर आपके एक तरीके से ये सारी सैटेलाइट्स का, और जो सैटेलाइट कभी पहुंची नहीं, रास्ते में ब्लास्ट हो गई या कुछ भी, ये सारा का सारा जितने हम स्पेस शटल लॉन्च करते हैं उनके जो खाली हो चुके इंजन होते हैं वो वहीं छोड़ देते हैं। तो ये सारा का सारा जितनी भी चीजें ये अर्थ के चारों ओर आपके एक तरीके से स्पेस डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब होता है कचरा, तो एज कचरे के तौर पे ये सारे के सारे एरिया में आपके फ्लोट करी जा रहा है। ठीक है, अर्थ के चारों ओर ये फ्लोट कर रहा है। तो हमें जब अब नई सैटेलाइट कभी भी लॉन्च करनी होती है, हमें बहुत सोच समझ के लॉन्च करना पड़ता है कि अगर इसे लॉन्च करेंगे ये एक ऐसे पाथ पे घूमती रहे जहां पे ये टकराए ना किसी भी चीज से। उसके लिए कई बार क्या होता है कि हमें इन्हें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी करना पड़ता है ताकि अगर इनके रास्ते में कोई टुकड़ा आ रहा है उससे बच जाए। तो एक ज्यादा बेटर प्रिडिक्टेबिलिटी के लिए कि सैटेलाइट्स किस पाथ पे लॉन्च की जाए और उनकी मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम की जा सके कि ताकि उनके अंदर रैंडमली आके कुछ टकराए ना, ये स्पेस डेब्रिस का कुछ भी, उसके लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, कि स्पेस के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हर चीज हम ट्रैक कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट इंडिया को अपने खुद की स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस देगा। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस का मतलब है कि स्पेस में क्या हालात हैं, कितनी गंदगी हमारे किस सैटेलाइट के रास्ते में आ रही है, कैसे उसे काउंटर करना है, हर चीज हमें पहले से इंफॉर्मेशन होगी तो हम उसे प्लान आउट कर सकेंगे। ठीक है, ये इसलिए बनाया जा रहा है कि जो हमारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स है ना सैटेलाइट के, देखो जियो स्टेशनरी दो टाइप के आपके ना ऑर्बिट होते हैं। एक होते हैं जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ से जुड़ा हुआ, और एक होते हैं सन सिंक्रोनस जो सन से जुड़े हुए हैं, मतलब सन के प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये दो टाइप के ऑर्बिट्स क्या हैं, देखो कोई भी चीज को आप अर्थ के चारों ओर घुमाना चाहते हो, हम दो तरीके से उन्हें अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। या तो जैसे ये इंडिया है, इंडिया से बिल्कुल आसमान से बिल्कुल ऊपर, एग्जैक्टली ऊपर हम किसी सैटेलाइट को पोजीशन करते हैं, जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है ये भी वैसे वैसे ही अपना पाथ पूरा करे। तो जियो स्टेशनरी ने क्यों कहते हैं कि मैं अर्थ से अगर खड़े होकर इन सैटेलाइट्स को देखूंगा, मैं कभी भी टेलीस्कोप से इन्हें देखता हूं, ये सैटेलाइट्स हमेशा मेरे सिर के ऊपर ही होंगी, क्योंकि अर्थ घूम रही है तो ये भी घूम रही है, तो मुझे दिखने में ऐसा लगेगा ना ये सैटेलाइट बिल्कुल स्टेशनरी आसमान में खड़ी हुई है, वहीं रुकी हुई है, ये तो हिल ही नहीं रही। पर एक्चुअली हो क्या रहा है कि आपकी ये सारी की सारी जो चीज है, जितनी अर्थ की रोटेशन है उसी से इनकी रोटेशन हमने मैच करवाई हुई है, इसी कारण सेम चल रही है। सन सिंक्रोनस क्या होती है, सन सिंक्रोनस का मतलब है कि देखो सन की सारा दिन पोजीशन चेंज होती है ना, सुबह सनराइज होता है, रात को सनसेट होता है, उसी के मुताबिक हम अपने क्लॉक को करते हैं कि 10 बजे सन यहाँ होगा, 12 बजे यहाँ होगा, 2 बजे यहाँ होगा, अलग अलग आपके सन की पोजीशंस होंगी। अब सन सिंक्रोनस का मतलब है कि ये सैटेलाइट अर्थ यहाँ पे है
ये सैटेलाइट अपने पाथ पे घूमती रहती है। पर सन सिग्नोरस का मतलब है कि अगर मैंने सैटेलाइट का टाइम फिक्स किया हुआ है कि 12 बजे बिल्कुल ऊपर आए एक बारी और फिर चली जाए, तो वो रोज 12 बजे ही उस जगह पे होगी और फिर चली जाएगी। कि हमारे एक तरीके से टाइमिंग से बस एक बार मैच कर जाती है, अर्थ के अपनी रोटेशन से उसका कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो तरीके से सैटेलाइट्स घुमा सकते हैं। तो अगर हमें किसी जगह के बिल्कुल ऊपर जब हम रखते हैं, उसी जगह को अगर हमने स्टडी करते रहना है, वेदर को, कोई भी चीज को, तो उसके बिल्कुल ऊपर रख देते हैं सैटेलाइट को। अगर हमने जैसे स्पाई सैटेलाइट्स होती है, सारी दुनिया की इमेजेस क्लिक करनी है, कुछ भी करना है, उसे हम इस चीज पे रखते हैं कि सेम टाइम पे आपकी वो पास करे, ताकि वो सारी दुनिया का चक्कर मार के सारी जगह फोटो खींच के ले आए। तो इस तरीके से ये दो सैटेलाइट्स होती हैं। तो ये बेसिकली जो, हाँ जी सर, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिए आपके बाद मूवमेंट आ गया? नहीं, ऐसे नहीं आएगा सैटेलाइट। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि सैटेलाइट मोशन में कैसे आती हैं। सी, हम उन्हें ऐसे सीधा नहीं फेंकते कि बस ऊपर चली जाए, वो तो फिर क्या होगा कि अर्थ से दूर ही जाती जाएगी। ठीक है, या वहीं फंस के रह जाएगी, बस सारी अर्थ घूमती रहे, वो वहीं रहेगी। हमने अगर अर्थ को ऑब्जर्व करवाना है, उसे मोशन में लाना जरूरी है। ठीक है, और अगर उसे बाहर फेंकने से बचाना है तो उसे मोशन में ला के रखना जरूरी है, क्योंकि हर चीज के दो, साइंटिस्ट को दो चीजों से हर टाइम एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ता होता है। दो फिजिक्स की फोर्सेस है ना, एक फोर्स जो अंदर को खींचती है सर्कल के, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो एक फोर्स जो बाहर फेंकती है चीजों को, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस तरीके से आपकी हर चीज काम करती है। तो हम करते क्या है, जब आपकी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना, हम उसे लॉन्च ही, उसका लॉन्च देखना, कभी भी लॉन्च हो रहा होगा ना, हमेशा ऐसा पाथ बना रही होती है लॉन्च, सीधा लॉन्च नहीं होता, वो एक ऐसा पाथ लेके वो अपने ऑर्बिट में पहुंच गया, अब वो ऐसे ही रोटेट करना शुरू कर देगा। तो हमने क्या किया, ये जो यहां तक ये जो लॉन्च था, ये हमने करवाया, यहां जाके उसे रोक दिया, स्पीड ऑलरेडी मिली हुई है उसे, नीचे से हमने इंजन से उसे स्पीड दे दी है ना। यहां पे हमने कैलकुलेशन करके रखी होती है कि यहां जाके इतनी स्पीड पे ये अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ भी नहीं पाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगी। ठीक है, पर इतनी भी नहीं होगी कि अर्थ के अंदर ही गिर जाए, सेंट्रीफ्यूगल के बाहर भी ना जाए, बस यहाँ बैलेंस हो गया इतनी स्पीड पे, और यहाँ पे ये अपने आप। नहीं, उसके अंदर इंजन होते हैं, उसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ले जाने के लिए, पर वो इतने पावरफुल इंजन नहीं होते कि तुम उसे और एक्सेलरेट कर लोगे। वो छोटे से आयन इंजन होते हैं, उनका काम क्या है, बस थोड़ा सा कभी इधर कर लिया, थोड़ा सा इधर कर लिया, थोड़ा सा ऊपर ले गया, नीचे कर लिया, थोड़ा सा आगे पीछे। घूम तो तब भी रही है, इंजन हमने इसलिए रखे हैं कि जितना भी ये कचरा सब कुछ कई बार आ जाता है, या तुम उसको ऑर्बिट थोड़ा बहुत, कई बार क्या होता है कि वैसे ही स्पेस, जैसे सोलर विंड्स आई, कई बार वो सैटेलाइट आगे पीछे हिल जाती है, तुम उसे वापस ऑर्बिट में लाना चाहते हो, तो तुम उसे वापस ऑर्बिट में ला सकते हो जहां पे तुम उसे रोटेट कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें आपकी काम करती हैं। ठीक है, अब ये स्पेस डेब्रिस वाले यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसके थ्रू हम रडार्स, टेलीस्कोप, ये सारे सिस्टम्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ये आपके ले में एक सेंटर बन रहा है और एक ईस्टर्न साइड पे सेंटर बनेगा, वहां से हम सारे के सारे अपने सैटेलाइट्स को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, सेकंड करंट अफेयर है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। अब ये सिंपोजियम क्या होते हैं और इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम ओवरऑल क्या है। सिंपोजियम का मतलब होता है गैदरिंग, इकट्ठे होना। ठीक है, सिंपोजियम वर्ड का अपने आप में मतलब गैदरिंग है, इकट्ठे होना। ये है क्या, बेसिकली देखो, जितनी भी इंडियन ओशन के साथ लगने वाले देश हैं, इंडिया एज अ मेजर कंट्री, अगर तुम देखोगे इंडिया एज अ कंट्री आपके ये
इंडिया है तो ऐसे ये दूसरे मैप से दिखाता हूं। देखो ये इंडिया है, इंडिया के नीचे ये सारा इंडियन ओशन है। हम क्या करते हैं कि इंडियन ओशन में जितने भी देश है ना, इनके बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, खासकर पानी को सेफ कैसे बना के रखना है, आपस में मॉनिटरिंग कैसे करनी है, और कभी भी हमें मिसकम्युनिकेशन ना हो इस इंडियन ओशन को लेने के लिए। तो हम एक बेटर एज अ सबसे बड़ी कंट्री, क्योंकि इस इलाके में हम है, इस कारण हम क्या कर रहे हैं कि हम सारे देशों को एक साथ लेके आते हैं, सबकी नेवीज एक साथ आती हैं, नौसेना एक साथ आती हैं, और वो सारी की सारी मिलके सारी की सारी एक साथ मिलके इनिशिएटिव लेती हैं कि हम एक तो इंडियन ओशन को एक साथ मिलके किस तरीके से सेफ रखें, दूसरा आपस में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। उसी कारण ये हर साल ये मीटिंग हर 2 साल बाद बायनियल मीटिंग है, हर 2 साल बाद मीटिंग होल्ड की जाती है। ठीक है, लिटोरल स्टेट्स, लिटोरल स्टेट्स का मतलब होता है जो भी इंडियन ओशन जिन्हें जिन्हें बॉर्डर करता है। इंडियन ओशन जिन जिन स्टेट्स को बॉर्डर करता है उन सबको एक साथ इकट्ठा करते हैं इस साल ये एक्सरसाइज। और इसमें क्या सारी, क्योंकि नेवीज आ रही हैं, फिर सारी नेवीज की शिप्स एक जगह पे इकट्ठी होके ना, हम एक तरीके से ऐसे भी प्रैक्टिस करते हैं कि अगर हमें एक साथ मिलके कभी काम करना पड़े, लेट्स सपोज हमें एक साथ वॉर पे जाना पड़े या एक साथ पेट्रोलिंग करनी पड़े, वो सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं कि आपस में हमारी अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन कैसी रहेगी। तो यहाँ पे इस साल गोवा में इकट्ठे हो रहे हैं सारे, ठीक है, मतलब अभी इकट्ठे हुए थे कि ये खत्म हो गया कल, और इस साल इसका नाम IMEX 2022 इस नाम से इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मिला था। ठीक है, क्लियर है? तो ये यही है, देखो मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी कि समुद्र के अंदर जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ाना, कोऑपरेशन बढ़ाना, कोई भी इशू है उसे डिस्कस करना, फ्रेंडली रिलेशंस आपस में बढ़ाना। देखो अगर हमें अपना ओवरऑल एरिया पीसफुल रखना है तो हम सबको मिलके काम करना बहुत जरूरी है। इंडियन ओशन में ना वैसे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंडियन ओशन में किस चीज की मेन इशू किस चीज का है? देखो ये इंडिया, पाकिस्तान, ये आपका अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ पे अफ्रीका का ये जो हॉर्न आता है ना, यहाँ पे एक देश है जो है सोमालिया। ये जो सोमालिया का देश है, हमें बाकी सारे देशों में क्यों अंडरस्टैंडिंग जरूरी है? सोमालिया ना ऐसा देश है जहां पे सरकार खत्म हो चुकी है, सरकार ना बहुत ही कम एरिया कंट्रोल करती है पूरे देश का, बाकी सारे अलग अलग मिलिटेंट्स और वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और इसके कारण क्या है, सोमालिया में हद से ज्यादा गरीबी है, क्योंकि लड़ाई लड़ाई चल रही है उस पूरे देश में, आपस में लोग लड़ी जा रहे हैं, इसके कारण गरीबी बहुत ज्यादा है। इसी कारण सोमालिया के लोगों ने काम शुरू कर दिया था, वो ये था कि देखो इंडियन ओशन से आपकी मर्चेंट शिप्स इंडिया से जगह जगह से, यहाँ से ऊपर यूरोप को जाने का रास्ता है, ठीक है, वहां चली जाती है, यहाँ से ऑयल टैंकर्स पास कर रहे हैं, तो इंडियन ओशन से बहुत सारा ट्रेड पास करता है। ठीक है, तो जितनी भी आपकी ये जो मर्चेंट शिप्स जा रही हैं कोई भी, इनकी कोशिश क्या होती थी कि एक भी अगर हम मर्चेंट शिप को लूट लें, एक मर्चेंट शिप के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर का सामान होता है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे ना सोमाली छोटी छोटी बोट्स लेके AK-47 लेके इन बोट्स के ऊपर एक लेडर लेके चढ़ के इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि अगर इनके हाथ में एक शिप भी लग गई, सीधा मिलियंस ऑफ डॉलर कमा लेंगे वो रातों रात, वो सारा सामान ब्लैक मार्केट में बेच के। तो इस कारण अगर सारे देशों ने अपने ट्रेड को बचाना है, इंडियन ओशन में ये सोमाली पायरेट्स, इन्हें सोमाली पायरेट्स कहते हैं, ठीक है, ये वो पुराने जमाने वाले पायरेट्स नहीं है जो बड़ी बड़ी शिप्स लेके घूमते थे, ये वो छोटी छोटी जो बोट्स हैं, गरीब पायरेट्स हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, बस ये तुक्के पे काम करते हैं, कभी लग गया तो लग गया।
तो इसके कारण हुआ क्या है इंडियन ओशन में, क्योंकि ये प्रॉब्लम थी, सारी दुनिया की नेवीज यहाँ पे पोजिशन्ड है, तो यहाँ पे लगातार हम इस पूरे एरिया को पेट्रोल करते रहते हैं ताकि ये सारा एरिया सेफ बना रहे। और इस मामले में देखो, है तो यूके, यूएसए, चाइना, सबकी नेवीज है यहाँ पे, इसी मामले में कि उनकी मर्चेंट शिप्स लूटी ना जाए, ठीक है, किसी और की भी ना लूटी जाए। कोई भी हेल्प की कॉल देता है, साथ के साथ सारी नेवीज रिस्पॉन्ड करती है। तो पर कोशिश अल्टीमेटली पर यही है कि हमारी, क्योंकि हमारा इलाका है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा बनती है इसे सेफ करके रखने की, क्योंकि जब और नेवीज आती हैं हमारी पावर तो कहीं ना कहीं चैलेंज होती है ना। अगर चाइना इंडियन ओशन में घूम रहा है तो हमें कहीं ना कहीं इनसिक्योर तो महसूस होता ही है। तो इस कारण हम चाहते हैं इसे और सिक्योर बनाना, इसी कारण भी हम सारी नेवीज को अपने साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये होता है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, सारी नेवीज इकट्ठी होके जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? थर्ड आपके फिर से एक डिफेंस का करंट अफेयर है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अब सबसे पहले ये सैम कहते हैं शॉर्ट में, सैम होते क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल, SAM, सैम बन गया ना ये। तो सरफेस टू एयर मिसाइल, देखो इसका मॉडर्न डे कंटेक्स्ट बता देता हूं। जो ये यूक्रेन के साथ इस समय रशिया की वॉर चल रही है ना, मॉडर्न वॉरफेयर ने ना बहुत सारी चीजों को और रिवील किया है। रिवील ये किया कि जिन चीजों को हम बहुत ही पावरफुल मानते थे ना, शायद वो आने वाले टाइम पे एक पैसे की वेस्टेज के सिवा कुछ ना रह जाए। जैसे जो टैंक है, टैंक रशिया के पास ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टैंक है, पर वो टैंक किसी काम नहीं आ रहे हैं टैंक, बल्कि बहुत ही इजी टारगेट बन गए हैं आपके यूक्रेनियंस के। तो इतनी भारी हैवी मशीन है, मुड़ने में भी टाइम लगाती है, सब कुछ उसकी अल्टीमेटली इतनी बड़ी चीज के ऊपर। और दूसरी चीज है क्या कि टैंक की प्राइस है $10 मिलियन का, लेट्स सपोज एक टैंक है, उसे $20,000 की एक मिसाइल उड़ा सकती है, और इतनी आसानी से। और वो मिसाइल्स जो हैं, जैसे अमेरिका ने यूक्रेनियंस को जैवलिन दिए। जैवलिन क्या है? तो बेसिकली एंटी टैंक मिसाइल है, कंधे पे रखते हैं सोल्जर, बस कहीं झाड़ी में जाके छुप जाते हैं, जहां पर टैंक दिखा बस लॉक किया, मिसाइल छोड़ दी, टैंक उड़ गया। तो टैंक के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है ऐसी चीजों के लिए। तो टैंक जैसी चीजों की आने वाले टाइम में जरूरत रहेगी या नहीं रहेगी, ये बहुत सारी चीजों को चैलेंज कर रही है। पर वॉर में एक और चीज भी देखी गई है कि जो ये सरफेस टू एयर मिसाइल, जैसे अभी तक आपके रशिया की एयरफोर्स कहीं गुना ज्यादा बड़ी है यूक्रेन से, पर 5 हफ्ते होने वाले हो गए, और 5 हफ्ते के बाद भी अभी तक रशिया कंट्रोल नहीं करता यूक्रेन की स्काइज को। स्काइज कंट्रोल करने का मतलब है कि तुम दुश्मन की एयरफोर्स को खत्म ही कर दो, या इतना बेबस कर दो कि अब वो टेक ऑफ ही ना करें। तो उनके स्काइज के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है, जहां मर्जी तुम बॉम्बिंग कर सकते हो, जो मर्जी तुम कर सकते हो। वन ऑफ द थिंग जो आपकी रशिया की एयरफोर्स को रोक के बैठे हुए हैं, वो है सरफेस टू एयर मिसाइल्स। अब फिर से ये एक मिसाइल्स हैं बस, पर ये वही मिलियंस ऑफ डॉलर के प्लेन को एक झटके में उड़ा सकते हैं। तो कोई भी कहीं से भी ट्रक पे जाके, बस ये ट्रक कैरिड होते हैं, ट्रक्स पे जाके इन्हें अगर लॉन्च कर दिया, अपना टारगेट खुद ढूंढते हैं ये मिसाइल्स, और जाके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इंडिया भी धीरे धीरे अपनी इन कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। उसी में ही एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल रेडी कर दी गई है आर्मी के लिए। ये जो मिसाइल है, ये इंडिया की DRDO और इजराइल ने मिलके बनाई है, ठीक है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और DRDO, इन दोनों ने मिलके बनाई है। ये मीडियम रेंज है, मीडियम रेंज है यानी कि ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर हाइट और ब्रेथ, मतलब क्योंकि सरफेस टू एयर मिसाइल है यानी कि जमीन से लॉन्च होगी एयर की तरफ। तो एक तरीके से एक पैरामीटर लगा लो, 30 किलोमीटर के आसपास का एरिया, कोई भी यहाँ पे प्लेन एंटर करेगा, कोई और मिसाइल एंटर करती है, उससे ये मिसाइल लॉन्च होगी और उसे उड़ा सकती है, ठीक है। इन सिस्टम्स के साथ यूजुअली क्या होता है कि रडार और ये सब कुछ जोड़ा होता है। हम ग्राउंड से लगातार मॉनिटर करते रहते हैं, कोई भी प्लेन या कोई भी चीज आई हमारे एयर स्पेस में,
साथ के साथ ये मिसाइल्स लॉन्च की जा सकती हैं और उन्हें तबाह कर देगी। क्लियर है? जैसे अगर आपको याद हो, एक और मिसाइल बारे बता दूं, कुछ टाइम पहले ये मार्च में ही इंडिया की एक मिसाइल मिसफायर हो गई थी, पता है ना? अगर नहीं सुना तो बेसिकली हुआ क्या, आपके इंडिया के एक स्टेशन से मिसाइल मिसफायर हुई और पाकिस्तान में जाके गिर गई। अब ऐसी चीजें बेसिकली बहुत ही एक खतरे की चीज बन सकती है, क्योंकि इस पाकिस्तान को ये भी लग सकता है कि इंडिया ने हमला कर दिया, वो भी वापस मिसाइल छोड़ सकते हैं और फुल वॉर डिक्लेयर हो जाए। पर हुआ क्या, उस मूवमेंट पे दोनों फोर्सेस ने समझदारी से काम लिया और इस चीज को सेटल डाउन कर दिया। उसका ये भी कारण था कि देखो, एक तो जो इंडिया की तरफ से मिसाइल मिसफायर हुई, वो मिसाइल के ऊपर कोई वॉर हेड नहीं था, उसके ऊपर कोई बॉम्ब नहीं था, तो वो वहां जाके जो गिरी है उसने कोई ब्लास्ट नहीं किया, बस गिर के फट गई खुद ही। ठीक है? और दूसरी जहां पे वो जाके गिरी है वहां पे कोई रहता नहीं था, ठीक है, अनहैबिटेड प्लेस में जाके गिरी है, तो इसलिए पाकिस्तान को कोई बड़ी ऑब्जेक्शन नहीं हुई। ठीक है? अगर ये दोनों में से कुछ भी हो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता, अगर लेट्स सपोज सिविलियन के ऊपर जाकर जाती तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर होता रिटेलिएट करने का। तो इस कारण एक बहुत बड़ा मिसफायर बच गया। पर वो जो मिसाइल वहां जाके गिरी है ना, वो थी इंडिया की वन ऑफ द टॉप मिसाइल, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मोस। ब्रह्मोस इंडिया और रशिया क्या जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये नाम दो रिवर्स के नाम से जुड़ के बना है, ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा। ठीक है? मॉस्को शहर मॉस्कोवा रिवर के ऊपर लोकेटेड है, मॉस्कोवा रिवर है वहां पे रशिया में। ठीक है? हमारे यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा। तो ये इस तरीके से चीज काम कर, ठीक है? क्लियर है? हाँ जी, देखो कुछ तो उनके बाद डेब्रिस गया है, पर ऐसा नहीं होता कि तुम 100% कॉपी मार सकते हो, इतनी आसान नहीं है ये मिसाइलें बनानी। ये मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना, देखो मिसाइल की अलग अलग स्पीड होती है। ब्रह्मोस एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है? अब हाइपरसोनिक का क्या मतलब होता है? देखो सोनिक वर्ड का मतलब क्या होता है? सोनिक का मतलब होता है साउंड। साउंड की जो स्पीड है, जिस स्पीड से साउंड ट्रैवल करती है, जैसे अभी आपको साउंड सुन रही है, तो जिस स्पीड से आपको साउंड आ रही है वो साउंड की स्पीड है, तो काफी तेज है, उसे कहते हैं सोनिक। जो साउंड की स्पीड से कम स्पीड पे ट्रैवल करती हैं उन्हें कहते हैं सबसोनिक। जो साउंड की स्पीड से भी तेज चीजें ट्रैवल करती हैं उन्हें कहते हैं हाइपरसोनिक है। तो यानी कि ये मिसाइल इतनी तेज ट्रैवल करती है कि ये साउंड की स्पीड से भी कहीं गुना तेज है। साउंड की स्पीड का जो यूनिट होता है उसे कहते हैं 1 मैक, 1 मैक की स्पीड, ये साउंड की स्पीड है। ब्रह्मोस की जो अभी कैपेबिलिटी बिल्ड की जा रही है ना आने वाले टाइम में, ये 5 मैक तक जा पाएगी। 5 मैक का मतलब है कि साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज, यानी कि जितनी तेजी से आपको अभी आवाज सुन रही है इससे 5 गुना ज्यादा तेज ये मिसाइल चली जाएगी। अभी भी ये ब्रह्मोस की दूसरी चीज ये भी पता चली है कि ब्रह्मोस जो पाकिस्तान में वहां जाकर गिरी, पाकिस्तान को डिटेक्ट नहीं कर पाए वो कि मिसाइल कब उनके एरिया में एंटर कर गई है, क्योंकि इतनी तेजी से घुसती है कि रडार्स भी इन्हें कैच नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही हाई कैपेबिलिटी मिसाइल्स होती हैं, पर वही है कि इतना आसान नहीं है कॉपी मारना। ठीक है? हाँ, सो बेसिकली होता क्या है, सुपरसोनिक का मतलब होता है जो 1 मैक को बस क्रॉस करती हैं। जो 1 मैक से ऊपर होगी वो सुपरसोनिक होगी, जो 5 मैक तक पहुंच गई ना वो हाइपरसोनिक हो जाती है। तो बेसिकली इसकी हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी बना रहे हैं, वही जो अभी लॉन्च भी हो गया। ठीक है? मिस फायर हुआ, हमने लॉन्च करना ही नहीं था, तो बेसिकली जो ब्रह्मोस की एक बैटरी कहते हैं, वो जो ट्रक होता है ना उसे बैटरी कहते हैं। तो एक जो बैटरी है उसमें कहीं कोई स्पार्किंग होगी
और उससे सिस्टम को कमांड चलेगी कि मिसाइल लॉन्च हो जाए, और वो मिसाइल इस तरीके से लॉन्च होगी। पर जैसे ही लॉन्च हुई उससे पहले कि और चलती, वहां पे जो टेक्नीशियन थे उन्होंने साथ के साथ सारी बैटरी को स्विच ऑफ कर दिया, इसलिए और मिसाइल्स के लॉन्च रुक गए, नहीं तो सारी एक एक करके इधर उधर जाने लग जाती। इंडिया में भी कई जगहों पे गिरती, ठीक है, तो इस कारण वो सारी बैटरी ऑफ कर दी। तो एक्चुअली रिस्पॉन्स पहले से मतलब काफी बेटर रहा कि टाइम से बचाव हो गया अभी। पर और दूसरा, पाकिस्तान ने सही एक्शन इस पर नहीं लिया, ठीक है, मतलब पाकिस्तान ने नहीं नहीं, उनके पास भी इतना भी ना निकम्मा समझो नहीं, उनके पास भी मिसाइल्स हैं, वो भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट ना करो। रशिया ने गलती ये की है, यूक्रेन को अंडर एस्टिमेट करके अब फंसे हुए हैं, करे क्या अब? जो सोच के आए थे यूक्रेन, उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल निकला, अब बेचारे कहाँ जाए। तो अच्छी बात है कि तुम ऊपर हो, पर दूसरे को अंडर एस्टिमेट ना करो कि वो ज्यादा नीचे। नहीं 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 नहीं, चलाई नहीं उन्होंने। फोर्थ करंट अफेयर है आपका प्लास्टिक वेस्ट के बारे। सो बेसिकली प्लास्टिक वेस्ट, लास्ट ईयर ना प्रीलिम्स में इसके बारे क्वेश्चन भी था आपसे, एक टाइप का ना ये पूछा गया था, पॉलीइथाइलीन टेट्राफिलेट प्लास्टिक्स यूज कहाँ किए जाते हैं, ठीक है, ये प्लास्टिक्स का नाम होता है। सो बेसिकली जिस बॉटल को आप पेट कह देते हैं ना, कि पेट बॉटल देना पेप्सी की, वो सब कुछ पेट, एक्चुअली वो छोटी बोतलों को नहीं कहते, वो जो बोतलों का प्लास्टिक है उसे कहते हैं। अगली बार कोक या कोई भी चीज देखोगे उसके ऊपर ये रिसाइकल का साइन बना होता है ना, उसके बीच में देखना एक नंबर भी लिखा होता है। ये बेसिकली प्लास्टिक आपके टोटल 7 तरीके के प्लास्टिक होते हैं, 1 to 7। हर चीज अलग अलग प्लास्टिक की बनी होती है। इन्हें नंबर क्यों दिए जाते हैं कि बेसिकली प्लास्टिक देखो ऐसी चीज है जो इन्वायरमेंट के अंदर बायोडिग्रेड तो होती नहीं, खत्म तो होती नहीं इन्वायरमेंट में। सबसे बेस्ट तरीका है कि इन्हें रिसाइकल कर लें, इसे फॉर्म चेंज करके कोई नई चीज बना लें। पर जब इन्हें रिसाइकल करना है, ऐसे तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा प्लास्टिक किसके साथ मैच करता है। प्लास्टिक सारे सेम थोड़ी होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक के फॉर्म्स तो अलग अलग हो सकते हैं ना। तो इसी कारण हमने उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया, 1 to लेके 7 तक। तो जो 1 कैटेगरी है ये पॉलीइथाइल टेट्राफिलेट, ये है आपकी जिन्हें पेट बॉटल्स कहते हैं। वो जो छोटी बॉटल को दुकानदार भी कहते हैं पेट बॉटल चाहिए, बेसिकली पेट तो वो बड़ी बोतल भी है, हर बोतल ही पेट बॉटल है, वो जितनी प्लास्टिक बॉटल्स हमें मिलती है, ठीक है। अगली बार नोटिस करना उनके बीच में ये नंबर लिखे होते हैं। इसके अलावा ये मतलब इनके बेसिक यूज कर देता हूँ, बताता हूँ। सो पॉलीथाइल टेट्राफिलेट, ये आपकी वही वाटर बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, स्पोर्ट्स ड्रिंक, ये सारी बॉटल्स में यूज होता है। नंबर 2 पॉलीथाइल हाई डेंसिटी, ये आपका यूज होता है जो शैम्पू की बॉटल्स हैं, ग्रोसरी बैग्स होते हैं जो आपके, ठीक है, सीरियल बॉक्सेस कई प्लास्टिक के बने होते हैं जो बॉक्सेस ऐसे से हैं, डिटर्जेंट बॉटल्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर डिटर्जेंट होता है, जूस की बॉटल्स होती हैं जो प्लास्टिक की जूस बॉटल्स होती हैं, ठीक है, शैम्पू होते हैं, ये सारे के सारे। अब एक जनरल कंपैरिजन ही देखो, शैम्पू की बॉटल और आपकी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल दोनों एक दूसरे से बहुत अलग अलग होती है ना, क्योंकि उन दोनों का प्लास्टिक भी अलग अलग होता है। अब दोनों को एक साथ नहीं रिसाइकल कर सकते, इसी कारण। ऐसे ही फिर अगली चीज है आपके पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये यूज होते हैं जो आपकी प्लम्बिंग पाइप्स होगी, देखिए ना प्लास्टिक की पाइप्स होती हैं, ऐसी चीजों में जो यूज होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ठीक है। तो इसके अलावा जो कई बार विनाइल की फ्लोरिंग देखी होगी, प्लास्टिक फ्लोरिंग हो जाती है, फर्श लग जाता है इसका, विनाइल फ्लोरिंग, वो सब कुछ वो ये वाला प्लास्टिक है, जिसे पीवीसी कहते हैं, पीवीसी पाइप सुना होगा, वो भी प्लास्टिक है। फिर पीईएल एलडी पॉलीथाइल लो डेंसिटी, ये जो आपके गार्बेज बैग्स हैं, प्रोडक्ट बैग्स हैं, जो आपके प्लास्टिक बैग्स होते हैं, और जो आपके पेपर मिल्क कार्टन, जो आपके जूस के भी कार्टन होते हैं ना, जो कागज जैसे दिखते होते हैं, ये पेपर से बने हुए हैं, वो पेपर नहीं होता, वो प्लास्टिक होता है, ठीक है, वो कागज से नहीं बने होते।
वो जो कार्टन्स हैं वो लो पॉलीथाइल लो डेंसिटी, वो इसी कारण तोड़ सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद पॉलीप्रोपाइल, पॉलीएस्ट्रीन और आपका बायोफिनोल ए, तो ये 3 कैटेगरीज और हैं। तो पीपी, पीएस और ओ। पीपी आपका यूज होता है जो योगर्ट कंटेनर्स हैं या जिनसे प्लास्टिक के फर्नीचर बनते हैं, ठीक है, लगेज बैग्स बनते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर पॉलीप्रोपाइलीन यूज होता है। उसके बाद पॉलीस्ट्रीन यूज होता है आपके जो प्लास्टिक के कप्स, प्लेट, ये सब कुछ आता है, ठीक है, वो सब सारी चीजों के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से, और उसके बाद जो सीडी होती हैं और लेंस होते हैं, ये सब कुछ आपके इनके अंदर प्लास्टिक की जितनी भी, ये सीडी लगा लो जैसे, वो भी प्लास्टिक है, उसे बायोफिनोल कहते हैं। तो इस तरीके के आपके प्लास्टिक है, ये प्रीवियस पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन के, जैसे पॉलीथाइलीन टेट्राफिलेट किन चीजों के में यूज होता है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये कहाँ से आया था, पिछले साल भी क्वेश्चन, पिछले साल भी करंट अफेयर से क्वेश्चन था और फिर आ सकता है किसी और उस फॉर्म में। सो बेसिकली हुआ क्या था, 2019 में आपकी गवर्नमेंट ने ना ये पॉलीप्रोपाइलीन पॉलीथाइलीन टेट्राफिलेट की जो बोतलें हैं, इनकी इंडिया के अंदर ना बेसिकली रिसाइकलिंग प्लांट्स बहुत सारे थे, तो वो बाहर से बोतलें आती थी, जितनी भी दुनिया भर में गार्बेज है वो इंडिया के अंदर आता था, इंडिया के अंदर गार्बेज प्रोसेस होता था और हम नया प्लास्टिक बनाते थे। सरकार ने इन्वायरमेंट को, देखो जब भी इनकी रिसाइकलिंग करोगे इन्वायरमेंट तो गंदी होती होती है, हवा में बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं और जिस लैंड के ऊपर ये पड़े होते हैं वहां पे लैंड के ऊपर भी केमिकल रिलीज कर रहे होते हैं। तो हमने इसे 2019 में इनका सारा इंपोर्ट बैन कर दिया था। अभी हुआ क्या है, सरकार ने बैन हटा दिया है और फिर से परमिशन दे दी है, तो अब ये बॉटल्स फिर से आ सकेंगी और फिर से इंडिया के अंदर प्रोसेसिंग हो सकेगी। हाँ जी हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे रिसाइकलिंग ना हो, किसी और कंट्री में कर लो। हाँ, प्लास्टिक बैग्स बैन है, एक कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक्स होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो तुमने कई जगहों पे सुना होगा कि प्लास्टिक बैन है, प्लास्टिक बैन है। आजकल अगर तुम थिएटर्स में जाओगे तुम्हें प्लास्टिक की स्ट्रॉ नहीं मिलेगी, ठीक है। एक कैटेगरी है जो एक्चुअली जो जिसे बैन किया गया है ना, उसे कहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है ना, ये सबसे ज्यादा इस तरीके से हार्मफुल है, क्योंकि देखो अगर एक वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल तो ऐसा भी हो सकता है मैं बाद में भी उसे रिसाइकल करके या दोबारा से उसे यूज भी कर लूं, पर जो एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ है, ऐसा तो नहीं है कभी सोचा है कि स्ट्रॉ को फिर से धो के फिर यूज कर लेंगे, ठीक है। और सोचो सिनेमा वाले आपको धोखे देने लग जाए, ठीक है, कर लोगे यूज? नहीं। तो कई लोग तो वहां बैठे बैठे स्ट्रॉ भी चबा जाते हैं, वो चबाई हुई स्ट्रॉ तो वैसे ही कह देते। तो अगर लेट्स सपोज ये जो स्ट्रॉज हैं ये नहीं यूज हो सकती, तो एक बार किसी कहीं, और ये तो सारा कूड़ा ही बनता जा रहा है ना, इनकी तो रिसाइकलिंग एज अ रीयूज नहीं है इनका, ये दोबारा से इस्तेमाल नहीं हो रही। तो हमारी सबसे पहली कोशिश है ये वाले प्लास्टिक्स को बैन करने की, सिंगल यूज प्लास्टिक्स को। इसके अलावा जो आपके पॉलिथीन बैग्स और ये सब कुछ है, उसका हम एक थोड़ा सा बायोडिग्रेडेबल वर्जन लेके आ रहे हैं। तभी अगर आप कई बार, आजकल आप पॉलिथीन बैग्स देखोगे ना, एक नए टाइप के पॉलिथीन बैग्स भी आ गए, थोड़े पतले से होते हैं, अलग सा टेक्सचर है उनका। वो ऐसे पॉलिथीन बैग्स हैं जो नेचर में खत्म हो जाते हैं। हाँ तो बिल्कुल वो प्लास्टिक है, वो यहाँ पे वो रिसाइकल हो जाते हैं, वो सारे के सारे प्लास्टिक्स जो हैं। तभी एक दूध के जब आप पैकेट खरीदते हो ना, एक चीज दूध के पैकेट के बारे में बोले जाते हैं, हम यूजुअली जब दूध का पैकेट खरीदते हैं हम ऊपर से कट लगा देते हैं और फिर दूध पोर करके यूज कर लेते हैं। वो जो बड़ा पैकेट का हिस्सा बचा ना, वो सारा का सारा पैकेट रिसाइकिल हो जाता है, पर एक्चुअली वो जो तुमने छोटा सा काट के फेंक दिया है ना, वो आपके इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। इसलिए ये कहते हैं कि एक्चुअली कि ये कट लगाने की जगह चाहे ऊपर से पूरा खोल दो, पैकेट जुड़ा रहेगा ना, पैकेट सारा का सारा रिसाइकिल हो जाएगा। जब आप पैकेट फेंकोगे वो पैकेट रिसाइकिल हो जाएगा। उसके पीछे भी देखना रिसाइकलिंग का निशान लगा होता है, क्योंकि उससे भी अल्टीमेटली रिसाइकलिंग में जा रहा है।
ठीक है, तो एक थोड़ी सी अवेयरनेस भी साथ में दे दें कि छोटा टुकड़ा ना काटो, पूरा पैकेट काट लो। चलो नेशनल, अगला करंट अफेयर है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सॉरी अंडर काम करती है। इसका काम क्या है? फिल्म्स को फाइनेंस करना, प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ये 1975 में बनाई गई थी। सो बेसिकली हुआ क्या था 1975 और इससे पहले ना, आपके अगर आपने बॉलीवुड और ये सब कुछ सुना होगा, ये ना माफिया के कंट्रोल में बहुत ज्यादा था। आपके ये जो दाऊद और ये सारे लोग बहुत लंबे टाइम तक इन्वॉल्व रहे हैं आपके फिल्म इंडस्ट्री के साथ। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म प्रोडक्शन को ना स्टार्टिंग में पता ही नहीं था कि पैसा कहां से लाए, क्योंकि कोई फाइनेंसर, कोई प्रोड्यूसर, इतने बड़े बड़े तब प्रोड्यूसर नहीं थे, तो उन्हें कहीं से तो पैसा चाहिए था। और माफिया वो पैसा देता था क्योंकि माफिया फैन था। ठीक है, माफिया कहता था कि सेलिब्रिटीज को हम सपोर्ट करेंगे, पर उसके कारण क्या है कि सारे सेलिब्रिटीज, पूरा इंडस्ट्री माफिया कंट्रोल हो गई थी। इसी के चलते हुए गवर्नमेंट ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाई थी। इसका यही काम था कि स्टार्टिंग में 75 के बाद मूवीज को फाइनेंसिंग इन्होंने करनी शुरू की एक बार, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री और प्रमोट भी करना शुरू किया, ज्यादा थिएटर्स ओपन हो, ज्यादा लोग देखें, क्योंकि उससे रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो आपके फिल्म प्रोड्यूसर्स, उनके पास धीरे धीरे खुद पैसा बढ़ा और इंडस्ट्री इंडिपेंडेंट होगी। तो अब अभी भी ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, पर क्योंकि अब बड़ी फिल्म्स को तो जरूरत नहीं है फंडिंग की, तो अब ये फोकस करते हैं जो नए कुछ फिल्म मेकर्स इंडस्ट्री में आते हैं, या जो आपकी शॉर्ट फिल्म्स हैं 20 मिनट की, 15 मिनट की आपकी शॉर्ट स्टोरी फिल्म्स होती हैं, वो सारी की सारी प्रोड्यूस और बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज को कोई फंड नहीं करता, तो वो ये फंड करते हैं, ऐसी चीजों की तरफ फंडिंग का ध्यान है। ठीक है, तो इसका यही काम है इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री को प्रमोट करते रहना। तो इसने 70s और 80s में बहुत सारी सर्विसेज प्रोड्यूस की, जिसके कारण एक्चुअली बॉलीवुड खड़ा हुआ है आज। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कोई काम नहीं करती। ठीक है, बस गवर्नमेंट के क्रेडिट्स को भुला दिया जाता है। लास्ट फिर से एक डिफेंस का ही आपका करंट अफेयर है, HAL लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। इंडिया ने दुनिया का सबसे लाइट वेट अटैक हेलीकॉप्टर तैयार किया है, और इसे तैयार किया आपके इंडिया की खुद की सरकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, उन्होंने। और इसलिए इस प्लेन का भी कोई हेलीकॉप्टर का अलग से कोई नाम नहीं रखा गया, इसलिए इसे लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर कहते हैं। एक अटैक हेलीकॉप्टर है। इसकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटीज क्या हैं कि देखो होता क्या है कि इसे लाइट, हल्का क्यों बनाया गया है? जो आपके बहुत ही हाई एल्टीट्यूड एरियाज है ना, जैसे सियाचिन पे ऑपरेट करना है, जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे एरियाज हैं, वहां पे ऑपरेट करने के लिए ना हवा बहुत हल्की होती है। जितनी ऊपर जाओगे हवा लाइट होती जाएगी ना, और हेलीकॉप्टर्स आपकी हवा के पुश के कारण नहीं तो उड़ पाते हैं। वहां पे अगर हवा हल्की हो जाती है ना, आपकी जो हैवी हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी कैपेबिलिटी वैसे भी कम हो जाती है, और वो एक हाइट से ऊपर नहीं जा पाते। इसीलिए इंडिया ने, हमारे पास और भी रशिया मेड ये सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, पर वो इतनी हाइट पे इतने वेल ऑपरेशनल नहीं थे। ये हमें अपनी कमी का एहसास हो गया था जब कारगिल का वॉर हुआ। कारगिल में आपके जितने घुसपैठिए थे पाकिस्तान की तरफ से, वो सारे ऊपर ऊपर की पहाड़ियों के ऊपर जाके बैठ गए। तब आपके हेलीकॉप्टर्स इतनी एफिशिएंटली उस पूरे इन्वायरमेंट में काम नहीं कर पाए। इसी कारण गवर्नमेंट ने अपने खुद के हेलीकॉप्टर की डेवलपमेंट शुरू की, और उसका नतीजा ये निकला है आपके लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। ये आपका इट्स फ्लाइट सीलिंग, हाईएस्ट फ्लाइट सीलिंग है सारी अटैक हेलीकॉप्टर में। तो ये सबसे ऊंचे जा सकते हैं सारी दुनिया के अटैक हेलीकॉप्टर्स में से, इनसे ऊपर कोई नहीं जा सकता। और उनकी यही कैपेबिलिटी है क्योंकि हल्के बहुत हैं, और इनका ओवरऑल रोटर और हर चीज का डिजाइन इस तरीके से किया गया है
कि हमने हाई एल्टीट्यूड हिमालय के इलाकों में ही इसे मेनली ऑपरेट करना है। ठीक है, इसके और वर्जन्स भी बनाए जाएंगे, पर मेनली हिमालय की इस टेरेन को नजर में रखते हुए हमने ये चीज रखी है। इसके अंदर अभी भी 2 बंदे बैठते हैं, एक आपका पायलट होगा और दूसरा को पायलट या गनर का काम करेगा। आगे गन लगी हुई है और उसके थ्रू आपका ये चीज। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है। हाँ जी, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये करंट अफेयर्स में तो कोई डाउट नहीं।